हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा लेके आ गए हैं सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तो आज भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है? तो इसमें से जो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसी के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति है वह लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो इसमें से जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे क्या होते हैं, जो अनुच्छेद 143 है इसी के अधीन क्या है, किसी भी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो विधि के प्रश्न पर जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है वह सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 143 है यह क्या करता है, राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है इसी में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। तो इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इस अधिनियम को सन 1971 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायिक पुनरीक्षण है इसके कार्य का अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान अमेरिका देश से लिया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित है? तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण है यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उनके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, तो उसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन पद है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है?
तो भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार भारत की उच्चतम न्यायालय को है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो इसमें से जो अनुच्छेद 140 है यह क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस न्यायालय का फैसला देश के बाकी सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है? तो इसमें से जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है वह देश के बाकी सभी न्यायालयों के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं वह भारत के सभी न्यायालयों पर क्या है, बाध्यकारी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगी? तो इनमें से जो अनुच्छेद 141 है इसी के तहत भारतीय संविधान में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए जो इनमें से सारे विकल्प है वो एकदम सही है, क्योंकि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वह एक संघीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय है और एक संविधान का रक्षक भी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में हरिलाल कान्या को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे हरिलाल जेकी सुंदास कानिया जी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कौन से न्यायाधीश को 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो इसमें से वह न्यायमूर्ति थे नथुलपति वेंकट रमण, जिनको 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और अभी जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो है DY चंद्रचूड़ जी। आज का अगला प्रश्न, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति NV रमना निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो भारत के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे न्यायमूर्ति NV रमना वह आंध्र प्रदेश राज्य से थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे वह थे शरद अरविंद बोबड़े। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखक परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, तो वह क्या है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो कार्यालय है, ये सारी की सारी संस्थाएं क्या है, इनमें एक समान लक्षण यह है कि यह क्या है, सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? तो 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 131 है यह प्रयोग किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 144 है इसी में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी जो टैपिंग है वह संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई जो व्याख्या के अनुसार जो फोन कॉल का दोहन है यानी जो टैपिंग है वह संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है इसी में क्या है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 5 में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद 124 से 147 है इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का क्या है? वर्णन है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अधीन हुई थी? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है उसे बढ़ाने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो चुनाव है वह मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहां से संचालित किया जाता था? तो वर्तमान परिसर से पहले जो भारत का उच्चतम न्यायालय था वह संसद भवन से क्या किया गया था? संचालित किया जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो भारतीय संविधान द्वारा जो न्यायिक स्वतंत्रता है यह क्या है? भारतीय न्यायपालिका की विशेषता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुख्य सार कौन सा है? तो भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला जो अत्यंत मुख्य सार है वह है कि न्यायपालिका के कार्यों में कार्यकारी और विधानमंडल हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो न्यायालय के जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है इससे तात्पर्य यह है कि यह पहली बार मामले में ही सुनवाई की योग्यता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद पर न्याय देने का मूल अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से जो भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद है इस पर न्याय देने का मूल अधिकार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? तो मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला है जिसने सर्वोच्च न्यायालय को एक टेलीग्राफ लिखा है कि जो पुलिस ने उसे क्या किया है? गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय उनमें से क्या करेगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो ये रिट है वह उसके लिए जारी करेगी ताकि वह महिला का क्या हो सके? कल्याण हो सके। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भारतीय न्यायिक प्रणाली में जो रिट है हिबियस कॉर्पस, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को कब तक सलाह देता है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को केवल तब तक सलाह दे सकता है जब तक वह मांगता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो इनमें से वह अधिकार है न्यायिक पुनरीक्षण, यही क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है? तो इनमें से भारतीय संविधान की आत्मा की तरह जिसे उल्लेखित किया गया है वो है न्यायिक पुनर्विमर्श से संबंधित उपबंध। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य क्या है? उच्चतम न्यायालय का जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय को संसद विधान मंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम की वैधानिकता का पुनरावलोकन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो भारतीय संविधान के वे दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनरा जो अवलोकन है वह अनुच्छेद 137 के अधीन करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली जो पहली महिला न्यायाधीश थी वह कौन थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली जो पहली महिला न्यायाधीश थी वह थी फातिमा बीवी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है वह है यतो धर्मस्थो जय। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे वह थे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।